इंडिया न्यूज हिमाचल के ई अधिवेशन में ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ तो कोरोना महामारी और दूसरी तरफ लोगों का लगातार बढ़ता पलायन। यह ऐसा वक्त रहा जब हमारा देश, हमारा प्रदेश दोहरी आपदा से गुजरा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सब खत्म कब होगा और कैसे एक बार फिर से प्रदेश ट्रैक पर लौटेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस सत्र में खंगालेंगे, जिसका नाम है पलायन, बागवानी और टूरिज्म कैसे एक बार फिर से ट्रैक पर आएगा और कैसे बच पाएगा। और सत्र में हिस्सा लेंगे, चर्चा करेंगे कांग्रेस सचिव रघुवीर बाली साहब। इसके अलावा हिमाचल बीजेपी आईटी सेल के हेड चेतन बरागटा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से विधायक विक्रमादित्य सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी सोनल दहिया। सोनल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया रंजना, स्वागत है आपका कोरोना मुक्त हिमाचल के इस ई अधिवेशन में। देखिए, कोरोना का असर जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार हर सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं। इस सत्र में हम बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस बीच हमने पलायन देखा और बागवानी और टूरिज्म जो कि हिमाचल की पहचान है वो कैसे बचेगा, कितना प्रभावित हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य सिंह जी, स्वागत करती हूँ आपका। रघुवीर बाली जी, आपका बहुत स्वागत है। चेतन बरागटा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्रमादित्य सिंह जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारा संकट हमने झेला है कोरोना काल में और लगातार झेल रहे हैं। इस बीच पलायन की समस्या आई, जैसा कि हमारा विषय है, वहीं से सवाल मैं पहला आपसे लेना चाहूँगी। और बागवानी और टूरिज्म जो कि हिमाचल की पहचान है, उन पर भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सवाल यही है कि कैसे ये सब बचेगा, किस तरीके से इन परिस्थितियों से हम उबर पाएंगे। इस वक्त हिमाचल को इन तीनों ही विषयों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? विक्रमादित्य जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? चलिए, कुछ तकनीकी खामी है। विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़े, उससे पहले मैं रघुवीर बाली जी से सवाल लेना चाहूंगी। रघुवीर बाली जी, एक बड़ी समस्या लगातार देखिए हम देख रहे हैं, चाहे वो पलायन की समस्या हो या फिर बागवानी पर संकट हो, पर्यटन जो कि पहचान है, टूरिज्म जो कि पहचान है हिमाचल का, उस पर संकट खड़ा हो गया है। इस वक्त आप एक विपक्षी पार्टी हैं, तमाम तरीके की आलोचनाएं आपकी तरफ से भी हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप हिमाचल? अनम्यूट अनम्यूट। रघुवीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि आपने हिमाचल के लोगों तक और हिंदुस्तान के लोगों तक ये बड़ा अहम इशू उठाने का आपने प्रयास किया है। ये बड़ी जरूरी बात है जो आपने कही कि पर्यटन और बागवानी या जितने भी रोजगार के साधन हैं लोगों के, वो छूट गए हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी कि किस तरह से हमने इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हमने इन लोगों को, ऐसा जब समय आएगा तो किस तरह से हमने इनको राहत देनी है, किस तरह से हमने इन लोगों के लिए ये इंतजाम करना है कि जब ऐसा समय आए तो ये किस तरह से लोगों के बीच में अपना साधन कर पाए अपने जीवन जीने का। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चेतन बरागटा जी, देखिए, जिस तरीके से रघुवीर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक प्रॉपर प्लान नहीं था। आप चूंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, डिजिटलाइजेशन का प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, वो चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया बने। ऐसे में आप डिजिटलाइजेशन को हिमाचल के लिहाज से किस तरीके से देख रहे हैं? कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी आपको लगता है? थैंक यू इंडिया न्यूज़, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जो आपका पहला क्वेश्चन था बागवानी और टूरिज्म को लेके, देखिए मैं इसी क्षेत्र से आता हूं। 5,000 करोड़ की जीडीपी है हॉर्टिकल्चर की, सेब की स्पेशली, जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं हिमाचल की पूरे रेवेन्यू में। उसी तरह से टूरिज्म में भी ऑलमोस्ट 6 से 7,000 करोड़ का रेवेन्यू हम हर साल देते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, देखिए, जब अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, पिछले जो फर्स्ट वेव थी,
आप देखिए फर्स्ट वेव में बहुत तरह की जो बातें हुई, मिथ्स निकले कि गोरखे नहीं आएंगे, लेबर्स नहीं होगी, फंगीसाइड्स नहीं मिलेंगे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको इस बात को दावे के साथ, और ये डेटा प्रूवन है, और ये आप हिस्टोरिकली भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि किसी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम थी वो बागवानों को नहीं सहनी पड़ी। टूरिज्म को लेकर हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो टूरिज्म था वो ऑब्वियसली हिमाचल से बाहर से टूरिस्ट आता है, उसको लेकर काफी स्ट्रिक्टनेस रही फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में भी रही है। पर अगर आप देखिए, अगर आप ओवरऑल आप एक स्ट्रक्चर समझेंगे, एक इकोनॉमी को समझेंगे, अगर पहला कोई हिट लेता है तो वो टूरिज्म सेक्टर लेता है। व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस, टूरिज्म सेक्टर इज द फर्स्ट विच टेक्स द हिट, और टूरिज्म सेक्टर ही है जो सबसे बाद वापस आता है। कोई भी आप क्राइसिस देख लीजिए, पर ये कोरोना कोविड का ऐसा क्राइसिस था जिसमें इस मिथ को भी तोड़ा। अगर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हिमाचल प्रदेश के पास आई, वो आई टूरिज्म को लेकर। मैं आपको इस बात को दावे के साथ और आंकड़े के साथ कह सकता हूँ कि जो सेकेंड वेव आई उसमें टूरिज्म का इन्फ्लक्स अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वापस नॉर्मल वो वापस नॉर्मल में आ गया है, पर टूरिस्ट आ रहा है एंड दे आर लुकिंग टू कम टू हिमाचल। और जैसे ही कोरोना और इसका जब थोड़ा सा प्रकोप कम होगा, मुझे लगता है हिमाचल इज ऑन फॉर एक्साइटिंग टाइम्स एंड देयर आर लॉट ऑफ सर्वेज। नवंबर दिसंबर से आप देखेंगे हिमाचल विल बी सरप्लस फॉर टूरिस्ट। बात रही टेक्नोलॉजी की, हाँ मैं आईटी क्षेत्र से आता हूँ, मैं बीजेपी की आईटी टीम को लीड करता हूँ। हमने इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकाली। अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, जो काम मोदी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने करे, उसको आम भाषा में, आम शब्दों में कैसे लोगों तक पहुंच सके, कैसे हमारे बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंच सके, कैसे हम वैक्सीनेशन के लेकर ड्राइव को लेकर हम बता सकें, क्या क्या काम जयराम ठाकुर जी ने करे हैं, क्या क्या काम मोदी जी ने करे हैं, वो हम लोगों तक पहुंचे। हमने, अगर हम पहली वेव की बात करें तो हमने कम से कम 80,000 के करीब हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करी, और उसमें हमने कम से कम 60 लाख लोगों को जोड़ा। और ये अभी भी ये आंकड़ा अभी भी जारी है। तो टेक्नोलॉजी का हमने भरपूर इस्तेमाल किया है, और मैं आपको इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नए ऑब्जेक्ट, नए एक बोलते हैं यार्ड स्टिक्स, ये हमने रेज बार किया है। और इनफैक्ट हमारे को ओवरऑल हमारे को एप्रिसिएशन मिली है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने काम करा है टेक्नोलॉजी को लेकर। चलिए, तो आपकी नज़र में लगातार काम हो रहा है और आगे भी इसी ज़ील के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल जो है एक अच्छी दिशा में जा रहा है, जिस तरीके से आप परिस्थितियां बता रहे हैं। विक्रमादित्य जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी हाँ जी, आ रही है। विक्रमादित्य जी, चेतन जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये राहें सबके लिए मुश्किल रही, आगे आने वाले समय में हिमाचल के लिए इस वक्त को आप कैसे देखते हैं? क्या जिस तरीके से चेतन जी बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी सब कुछ दुरुस्त होगा, ये राह कितनी आसान लगती है आपको? देखिए, चेतन जी बड़े भाई है और इनका तो काम है कि सरकार की प्रशंसा करना है। और इनके पहले जिनके साथ मेरा डिबेट होना था, प्रवीण जी, वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। कभी मैंने बात सुनी, मैं थोड़ा लेट आया, ज्वाइन हुआ, इसलिए आपसे उनसे मैं सीधे उनके पॉइंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो ये लोग बोल रहे हैं और जो जमीन स्तर पे हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। द वेरी फैक्ट दैट द बीजेपी एंड आरएसएस कंबाइन, उनको एक पॉजिटिविटी मैसेज प्रदेश और देश के अंदर चलाना पड़ रहा है। वो इसलिए चलाना पड़ रहा है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड टू होल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री एंड हिमाचल प्रदेश। इनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, पीएम केयर्स की बात कर रहे हैं, मगर आप कभी अस्पतालों में जाकर देखिए, जो इनकी मशीनें हैं, वेंटिलेटर्स है, उसमें से 50% वेंटिलेटर्स तो चल ही नहीं रहे हैं। आईजीएमसी की बात कर ले, द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जितनी सप्लाई आपके वेंटिलेटर को चाहिए होती है, उससे दुगनी खपत ये पीएम केयर का वेंटिलेटर लेता है। इज इट नॉट अ फैक्ट कि आपका जो एम्स बिलासपुर में अस्पताल है, आज वो एक ओपीडी बनकर रह गया है। आज सारे के सारे आपने यहाँ से डॉक्टर जो है वो उनका प्लान जो है वो आपने एम्स में कर दिया। यहाँ पे आपके पास फैकल्टी उपस्थित नहीं है। एंड द वेरी फैक्ट, चलो हम तो ऑपोजिशन में है, हमारा तो काम बोलना है, आपको माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सरकार को जबरदस्त तरीके से लताड़ रहा है। अभी जस्ट 3 days बैक, 4 days बैक
ऑनरेबल हाई कोर्ट के बेंच ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऑनरेबल जस्टिस का, मगर उन्होंने ये कहा कि आपने 3 महीने में किया क्या। आपके जितने आपके जितने पीएचसीज हिमाचल के अंदर है, सीएचसीज हिमाचल के अंदर है, हेल्थ सेंटर्स है, आपने क्या उनको कभी आइसोलेशन वार्ड बनाने का प्रयास प्रदेश के अंदर शुरू किया? रिक्विजिट ऑक्सीजन सप्लाई आपने शुरू करी? चेतन जी कह रहे थे कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। मान लिया हमने कि एक्ट ऑफ गॉड है या हम एक नेचुरल क्लैमिटी है, फर्स्ट वेव में सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, बिकॉज उस टाइम रिक्विजिट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, टेक्निकल नो हाउ हमारे पास नहीं था। आई गिव द गवर्नमेंट द बेनिफिट ऑफ डाउट, बट इन दिस इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 3 to 4 months, जब ये वेव फर्स्ट वेव कम हुई और दूसरी वेव जो है वो बढ़नी शुरू हुई, उस समय बड़े बड़े विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर है डॉक्टर गुलेरिया, चाहे वो श्री गंगाराम के डायरेक्टर है डॉक्टर राणा, चाहे पीजीआई के डायरेक्टर है, सारे हिमाचल के हैं। देवर कंस्ट्रक्टिवली सेइंग कि सेकंड वेव आने वाली है, ब्लैक फंगस आने वाला है, येलो फंगस आने वाला है। मगर जयराम जी को फुर्सत कहाँ थी? उनको तो जो हिमाचल को कोरोना मुक्त बनाना था, माननीय प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बनना था। तो निश्चित तौर से उस समय जिस तरीके से आपको यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रदेश के अंदर बढ़ानी चाहिए थी, बेड्स बढ़ाने चाहिए थे, आपके अवेयरनेस करनी चाहिए थी। द मेन इश्यू इज ऑफ अवेयरनेस। आज सेकेंड वेव में आप देखेंगे कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ही मेरे को ऐसे कितने केसेस पता है जहाँ पे बुजुर्ग लोगों की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि उनको पहले 2-3 दिन में जो है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, बिकॉज दे थॉट कि उनको खांसी जुकाम हुआ है, वो नॉर्मल एंटीबायोटिक खाते गए या नॉर्मल जो गांव का एक नुस्खा होता है या आयुर्वेद का नुस्खा होता है वो करते गए। जब तक अस्पताल पहुंचे उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वहां पे जाकर उनका एकदम मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर से अगर सरकार ने इस पे अवेयरनेस कैंपेन लगाए होते, पीछे कोई फंक्शन, सरकारी फंक्शन होता है तो 20-20 फुट के जो है होर्डिंग वो मुख्यमंत्री जी अपने पूरे प्रदेश में चिपका देते हैं, अमित शाह जी का होर्डिंग लगा देते हैं। व्हाट वाज स्टॉपिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द रूरल एरिया स्पेसिफिकली? क्योंकि सेकेंड वेव में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत नुकसान इसका हुआ है, सरकार ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया। और आज बिल्कुल विक्रमादित्य जी, आप सही कह रहे हैं। गांव की तरफ कोरोना ने जैसे ही जाना शुरू किया है तो एक बड़ा संकट जाहिर तौर पर खड़ा हो गया है। रघुवीर वाली जी, ऐसे में आप अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं, विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री को भी जब हम सुनते हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति का समय नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष एक साथ आकर काम करे तभी इन परिस्थितियों पर हम काबू पा सकते हैं। तो आप अपनी भूमिका को, चूंकि जागरूकता फैलाना जाहिर तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट होकर आगे आना होगा। आप हिमाचल में अपनी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? रघुवीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, चेतन बरागटा जी, आपके पास में आती हूँ। मैं आपको सुन सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूँ, इस पर विश्वास रखता हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है वही एक बेस है। पर जिस तरह चेतन जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि हम आईटी के मार्फत हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास होगा इनका। पर कहीं ना कहीं आईटी के मार्फत कॉन्फ्रेंस करते करते इनको ये भी देखना था और दिखाना भी था लोगों को कि आज पॉजिटिविटी रेट जो है टेस्ट का, वो हिमाचल का क्या है और देश का। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो पॉजिटिविटी रेट में पूरे देश में सबसे आगे वाले राज्यों में है, सबसे बड़े राज्यों में। पूरे हिंदुस्तान का, मुझे बोलने दीजिए, पूरे हिंदुस्तान का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 11% है। जो आपका दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट है, मतलब 100 में से अगर 100 लोगों के टेस्ट हो, अगर 100 लोग अपने टेस्ट कराएं कोविड के, तो उसमें से 3 लोग दिल्ली में पॉजिटिव आते हैं। वहीं पे अगर पंजाब में वो रेट है वो 7% का है, मतलब 7 लोग आते हैं। और अगर उत्तराखंड में, जो कि अगेन एक हिल स्टेट है, पहाड़ी राज्य है, वहां पे अगर टेस्ट हो तो 8 लोग आते हैं। और अगर हिमाचल में टेस्ट हो तो 21 लोग आते हैं। चेतन जी से मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि लोगों को बताएं कि
100 में से 21 लोग आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट है। ये हिंदुस्तान में हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट है। आप पहले ये आंकड़े चेक कीजिए। उसके बाद अब हमने करना क्या है? पहली चीज तो हो गई, जहां तक मैडम ने कहा कि आपको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ देखना है, तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में सबसे पहला काम जो है वो है कि हम लोगों को, जिस तरह से विक्रमादित्य जी ने कहा कि हम लोगों को बड़े बड़े बैनर जो लगाए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं कोविड के बैनर लगाने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस करने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की जरूरत थी कि कोरोना जो आ रहा है वो किस तरह से हम लोगों को उससे निपटना है। गांव में बिल्कुल। लोगों को ट्रेन करने की जरूरत थी। बिल्कुल, आज बहुत आपने बहुत लाजमी सवाल आपने उठाया है रघुवीर जी। इसका जवाब मैं चेतन बरागटा जी से लेती हूँ, चूंकि चेतन जी आपकी जिम्मेदारी बनती है नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। एक समय में हमने देखा कि पहाड़ी जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर आ रहे थे, लेकिन इस वेव में वहां पर भी खतरा पहुंच चुका है। कमी कहां पर रही? लोग जागरूक नहीं हो पाए या फिर आप लोगों को जागरूक कर नहीं पाए? कहां पर चूक दिखाई देती है जो ये ऐसी परिस्थितियां हिमाचल में पैदा हो गई लॉकडाउन जैसी? देखिए, अगर आप ओवरऑल एक पूरा विश्व का और इंडिया पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हिमाचल भी इसमें कोई कहीं बाहर नहीं रहा है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम्स रही है। पैंडेमिक जो सेकेंड वेव आई है, ये इस बार बहुत ही भयंकर थी। पर मुझे लगता है, जैसे अभी विक्रमादित्य जी ने और रघुवीर बाली जी ने बात करी कि हम अवेयरनेस को लेकर कुछ नहीं कर रहे थे, तो मेरे को लगता है कांग्रेस के हमारे नेता, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता यहाँ पे, परंतु उनको लोगों को बाहर घूमना चाहिए, उनको देखना चाहिए कितनी अवेयरनेस हम लोग करते हैं। कमरे में बैठकर, घर में बैठकर वहां से मीडिया बाइट्स देकर कुछ नहीं होता है। वी आर ओपन फॉर सजेशंस। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से विश्वास रखते हैं। अगर उनको फीडबैक देना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर दें कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं। जहां बात रही अवेयरनेस को लेकर हमने कंसंट्रेटेड कैंपेन चलाई हैं सोशल मीडिया में, आईटी में, प्लस ग्राउंड में। तो मेरे को लगता नहीं है कि इसको लेकर कोई कहीं पे भी हमारे पे ब्लेम कर सकता है। ये आप खुद आकर देख लीजिए, आप थर्ड पार्टी ऑडिट करा लीजिए कि कितना सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार अवेयरनेस कैंप्स को लगाकर चलती रही है, और कैसे हम भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन नाम के जो हमारा जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बात रही मैं एक बार अपनी बात खत्म कर लूं। बात रही पॉजिटिविटी रेट्स की लेकर। देखिए, मुझे पता नहीं रघुवीर बाली जी किस आंकड़ों को बोल रहे हैं। अगर ये मैं मान लेता हूं कि ये अगर ये सच भी है, हाँ ठीक है, अगर वो सच भी है, अगर वो ठीक अगर वो सच भी है, पर मैं अपने आपके सामने एक और आंकड़ा शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं आपको मैं इस बात को भी, आप विक्रमादित्य जी, माननीय विधायक जी, और रघुवीर बाली जी, आप AICC के सेक्रेटरी हैं, आप इस बात को वैलिडेट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वीक था मई का, उसमें जो पॉजिटिविटी रेट था, इट हैज कम डाउन बाय 21%। मतलब 20% से कम हुआ है जो हमारे पॉजिटिविटी केम्स हैं। और जो सेकंड वीक था उसमें 19% की गिरावट आई है। और एज ऑन डेट, कल के मैं अगर आपके सामने आंकड़े शेयर करूं, हिमाचल प्रदेश में मात्र 3,000 के करीब एक्टिव केसेस, 14,000 के करीब अभी एक्टिव केसेस हैं। और हमने पिछले 6 महीने में 2 लाख लोग आपके स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ये भी मैं आंकड़े आपके थ्रू, इंडिया न्यूज के थ्रू, देश के सामने और हिमाचल प्रदेश के सामने रखना चाहता हूँ। चेतन जी, रघुवीर बाली जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ चेतन बरागटा जी की, पर इन्होंने कहा ये आंकड़े कहाँ से लिए हैं, तो मैं चाहता था कि प्रदेश के IT के प्रमुख हैं, इनको मेरे से पहले इन आंकड़ों का ज्ञान होना चाहिए था। ये नेशनल आंकड़े हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सार्वजनिक किए हैं और मैंने वहीं से लिए, और मैंने ऑन रिकॉर्ड कहे हैं, तो ये उसको चेक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मीडिया बंधु को भी सबको पता होगा इसका। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि आंकड़ों की बाजीगरी में हम ना उलझें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विक्रमादित्य जी, आपसे मैं सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी। चूंकि देखिए, लगातार हम समस्या पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मोटिव रहता है कि हम समस्या के साथ साथ समाधान पर भी बात करें। अगर हम इस वक्त इसी विषय पर आ जाते हैं, बागवानी और टूरिज्म कैसे बचेगा, तो आप किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि क्या स्टेप्स इस वक्त उठाने चाहिए जो कि हिमाचल के लिए अच्छे और कारगर साबित हो? देखिए दोनों सेक्टर्स में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात है, चाहे टूरिज्म की बात है, ग्रेजुअली
ये बात तो जरूर है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इसमें एक गिरावट प्रदेश के अंदर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसमें जो स्टेक होल्डर्स है दे नीड टू बी टेकन ऑन बोर्ड, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। और जो सपोर्ट की बात सरकार समय समय पर करती आई है, विधानसभा में कई बारी जितने भी आपके बजट्स हुए उसमें बहुत एलोकेशन जो है वो प्रदेश के बागवानों को देने की बात करी। चेतन बरागटा जी वैसे भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है, मगर जो 1400 करोड़ का हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है और आज उसकी जो दयनीय परिस्थिति है, चाहे वो उसमें आपके सीए स्टोर्स लगाने की बात है, चाहे नए प्लांट्स लाने की बात है, ये केवल बंदर बांट बनकर 2 विधानसभा क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट सीमित रह गया है। वो आपका सिराज है और धर्मपुर श्री महेंद्र सिंह जी का। मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आजकल हिमाचल की हिस्ट्री में आया है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह जी और मैडम स्टोक्स जो उस समय की बागवानी मंत्री थी, उनकी ये सोच थी कि वो हिमाचल में 1400 करोड़ रुपए का ये बागवानी प्रोजेक्ट लेकर आए थे। मगर आज इसकी जो दयनीय परिस्थिति प्रदेश में इस सरकार की है वो किसी से छुपी नहीं है। 4,000 करोड़ का हमारी एप्पल इकोनॉमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर पिछली 3 साल में आपने उसमें बढ़ाने के लिए सीए स्टोर, अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें, पपरोला में सॉरी आपने नैना क्या टिक्कर है वहाँ पे कहने की बात करी, हाँ वहाँ पे प्राला में बनाने की बात करी, आपने नारकंडा में बनाने की बात करी। ऑन पेपर वो चीजें हुई है, अभी तक एक उसमें नया सीए स्टोर पिछले 3 साल में बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो मैं यही कह सकता हूँ, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, कि अगर आप जयराम जी का बजट बुक उठाकर देखेंगे तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा बीइंग फ्रॉम दी ऑपोजिशन जो मैं मुख्यमंत्री का समर्थन करूंगा। मगर उनके बजट बुक में और उनके कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये सरकार, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, ये सरकार पलटू राम सरकार है। जो भी निर्णय लेती है उससे सरकार खुद पलट जाती है, वो चाहे लॉकडाउन के हो, वो चाहे कर्फ्यू के हो, वो चाहे आपके हॉर्टिकल्चर टूरिज्म से रिलेटेड हो, जो भी निर्णय सरकार ने दिए। और ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव जो है वो सरकार तक पहुंचेंगे और परिस्थितियां जो है वो दुरुस्त होंगी। जो सरकार की थी, चाहे वो आपका नागचला का एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो अभी तक नहीं बना। 10,000 करोड़ जो पहले 80,000 करोड़ की थी वो 10,000 की रह गई, उसमें भी कोई रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारी, बिल्कुल रोजगार का सवाल देखिए बहुत अहम हो जाता है। चेतन जी से मैं सवाल ये लेना चाहूंगी, देखिए पलायन की एक बड़ी समस्या चेतन जी हमें देखने को मिली है। लोग अभी भी इसी संशय में हैं कि उनकी नौकरी का क्या होगा। भाजपा की बने मगर बनने कांग्रेस की तय है, ये मैं आपको कह सकता हूं। जी धन्यवाद जी। देखिए पहले तो विक्रमादित्य जी तय कर लीजिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चेतन जी आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगी पलायन को लेकर, क्योंकि पलायन की समस्या एक बड़े स्तर पर पूरे देश में देखने को मिली है। वहां पर लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत संशय में हैं कि आगे क्या होगा, किस तरीके से उनकी रोजी रोटी चलेगी। तो मैं चाहती ये हूं कि इस वक्त आप हिमाचल को पलायन की जो ये समस्या आई है इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं, और लोगों का जो पलायन एक बड़ी संख्या में हुआ है उसको लेकर आप किस तरीके से आश्वस्त करना चाहेंगे कि हाँ परिस्थितियां फिर से वैसी ही होंगी, दुरुस्त होंगी और लोग अपनी नौकरी को लेकर चिंता ना करें। आप हिमाचल को आपको समझना पड़ेगा मैम। आप समझिए कि जो यहाँ पे लोग हैं वो यूजुअली बाहर से लोग यहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स नहीं आते, एक्सेप्ट हमारे हॉर्टिकल्चर की साइड से ज़्यादा जो यहाँ पे हमारे जो नेटिव पीपल है वो ज़्यादा काम करते हैं। अगर ये जो माइग्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिनको हम प्रवासी मजदूर बोलते हैं, उनको लेकर जो समस्या आई थी वो आई थी फर्स्ट वेव में बद्दी, नालागढ़, ऊना वाले क्षेत्र में, और कुछ मेरे को लगता है कांगड़ा वाले क्षेत्र में और कुछ कुल्लू वाले क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्या आई थी। देखिए इस बारी इस तरह का पलायन नहीं हुआ है, यहाँ से माइग्रेंट लेबरर्स नहीं गए हैं। और जो ये भी लॉकडाउन हुआ था हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इम्पोज किया था हिमाचल प्रदेश में, उसमें किसी तरह की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी उसको लेकर कोई पाबंदी नहीं थी। तो जो पहले आउटफ्लक्स हुआ था माइग्रेंट लेबरर्स का हिमाचल प्रदेश से वो नहीं निकला है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी फूड सिक्योरिटी को लेकर, देखिए मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हमने एक कैंपेन चलाई हिमाचल प्रदेश में, जहां हमने आइडेंटिफाई किया, चाहे वो अर्बन लेबरर्स हैं या जो रूरल लेबरर्स है, उनको हमने 2-2 हज़ार रुपए के 2 ट्रांचेस में उनको हमने पैसे पहुंचाए जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमारे साथ रजिस्टर्ड थे। तो ऐसे में हमने उनको वित्तीय बेनिफिट दिए। उसी के साथ साथ
माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। जो 80 करोड़ लोगों को पूरे हिंदुस्तान में अप्रैल से लेकर नवंबर तक पिछले साल और अभी 2 महीने के लिए उनको फ्री राशन दिया है, जिसमें आपको सारे आइटम्स पता है कि क्या-क्या होते हैं। तो पूरी ये जो सरकार है ये संवेदनशील रही है और हमने माइग्रेंट्स लेबर को लेकर हमने बहुत सिंपैथाइज करा। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो मैं आपके सामने जी। रखना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से आउटफ्लक्स नहीं इन्फ्लक्स हुआ है उल्टा। हमारे बहुत ठीक अच्छे है, लोग ठीक है चेतन जी, बॉम्बे में हमारे काम पास करते समय थे, की कमी है, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 3 अहम विषयों पर हमने इस सत्र में चर्चा की है, चाहे वो पलायन की बात हो, टूरिज्म की हो या बागबानी की हो। जाहिर तौर पर तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ें दुरुस्त कैसे होंगी। कोशिशें सरकारों की तरफ से हो रही हैं, यही उम्मीद है कि ये कोशिशें कारगर साबित हों। इस सत्र में इतना ही, हमारा ये अधिवेशन लगातार जारी है। अगले सत्र में हम बात करेंगे आर्थिकी पर कि कैसे पटरी पर आर्थिकी लौटेगी और हिमाचल इससे किस तरीके से उभरेगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। आशा कुमारी विधायक होंगी हिमाचल कांग्रेस की, सरवीन चौधरी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे।